हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम वॉरियर्स। जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि मैं जल्द ही एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस अपने इस चैनल पर डालूंगा और उसी क्रम में आज ये मेरा पहला वीडियो है। ये जो वीडियो बनाया गया है ये वनडे और सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले एस्पिरेंट के लिए, दोनों के लिए उपयोगी होगा। तो ये वीडियो वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड है और ये पूरी सीरीज चलेगी। छोटे छोटे वीडियोस आएंगे और आप लोग चाहें तो अगर कंटिन्यूटी बनाए रखेंगे तो आप लोग का वर्ल्ड ज्योग्राफी की जो टर्मोलॉजी है और जो इसके कॉन्सेप्ट्स हैं वे बहुत ही आसानी से आप तैयार कर ले जाएंगे। तो आज जो हम शुरू करेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी का बहुत ही बेसिक टॉपिक, बहुत ही बेसिक। तो आज का हमारा टॉपिक है एकदम से बेसिक टॉपिक ज्योग्राफी का, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, जिसे हम अक्षांश व देशांतर, अक्षांश व देशांतर, इंग्लिश में इसको लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं। तो सबसे पहले ये जानेंगे स्टूडेंट कि अक्षांश और देशांतर क्या होते हैं और फिर इनके बारे में हम अध्ययन क्यों करें, इसे देखते हैं। तो नाम तो आप सभी लोगों ने सुना होगा, अक्षांश और देशांतर का। जब हम पृथ्वी के मॉडल यानी कि ग्लोब, जिसे हम पृथ्वी का मॉडल बोलते हैं, एक मिनट, ग्लोब, अगर आपने ग्लोब देखा होगा तो इस पर आपने दो प्रकार की रेखाएं देखी होंगी। ग्लोब आपने तो देखा ही होगा और इस पर आपने दो प्रकार की रेखाएं देखी होंगी। जैसे मैं अगर यहाँ पर एक छोटा सा ग्लोब बना दूं तो आपने अगर ऐसे ग्लोब को देखा है तो आपने इस ग्लोब पर जरूर देखा होगा कि कुछ रेखाएं ऐसे खींची हुई होती हैं, पैरेलल्स जिसको हम बोल सकते हैं। ये क्षैतिज रेखाएं होती हैं। अभी मैं केवल पहचानने के लिए बता रहा हूं कि इन रेखाओं को बोलते हैं अक्षांश रेखाएं या लैटिट्यूड्स लाइन या पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स। तो अगर मैं इसी क्रम में देशांतर को पहचानने की बात करूं तो देशांतर रेखाएं भी ग्लोब पर खींची गई रेखाएं हैं, लेकिन ये क्षैतिज नहीं, ये ऊर्ध्वाधर रूप से खींची गई हैं। अगर आपने देखा होगा ग्लोब पर तो ग्लोब के इस बिंदु को, जिसे आप उत्तरी ध्रुव भी बोलते हैं, अभी बताऊंगा आगे चल करके कि इसे क्यों उत्तरी ध्रुव बोलते हैं और इसे क्यों, इन दोनों बिंदुओं को ध्रुव क्यों बोलते हैं, इसका भी रीजन बताऊंगा। तो अभी तो ये देखते हैं कि पहचानते हैं कि कौन कौन सी रेखाएं को हम अक्षांश रेखा बोलेंगे और किसे देशांतर रेखा बोलेंगे। तो इस पर जो ऐसे ऊर्ध्वाधर रूप से अर्धवृत्ताकार रेखाएं खींची हुई आपको दिखती हैं कुछ इस तरीके से, अगर आप ग्लोब को ऑब्जर्व करते हो तो ये जो रेखाएं हैं ये है देशांतर। तो ये तो हो गया एक व्यू की पहचानेंगे कैसे अक्षांश एवं देशांतर को। तो ये जो रेखाएं हैं ये खींची गई हैं ग्लोब पर, और ग्लोब को हम लोग बोलते हैं पृथ्वी का मॉडल। पृथ्वी का मॉडल मतलब ग्लोब जो हुआ वो वास्तविक नहीं हुआ, ये पृथ्वी का मॉडल है, एक प्रारूप। तो इसलिए अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं भी जो होती हैं वो काल्पनिक रेखाएं मानी जाती हैं, ना कि वास्तविक। क्यों काल्पनिक मानी जाती हैं? क्योंकि इनको तो ग्लोब पर खींचा गया है, हम कल्पना करते हैं पृथ्वी पर, परंतु खींचते कहाँ पर हैं? ग्लोब पर। इसलिए इन रेखाओं को काल्पनिक रेखाएं कहा जाता है।
अब अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं हम कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर टॉपिक लिखा हुआ अक्षांश व देशांतर, तो इसमें भी अंतर है, इसको भी आगे पढ़ेंगे। परंतु अभी हम ये आगे जानेंगे कि अक्षांश व देशांतर को हम इसके बारे में अध्ययन क्यों करें, क्या होगा इनके अध्ययन करने से, क्यों पढ़ें इसको हम। तो उस क्यों पढ़ें का जवाब हम आगे देखते हैं। आइए, जैसा कि आप लोगों को पता होगा प्लेन क्या होता है। प्लेन जैसे आप तल या हो सकता है समतल कहते होंगे। प्लेन हम किसे कहते हैं? कोई आकृति जिसमें सिर्फ दो दिशाओं में ही गति की जा सकती है, उसे हम बोलते हैं प्लेन। जैसे ये जो आपको व्हाइट बोर्ड दिख रहा है, इसमें आप दो ही दिशाओं में गति कर सकते हैं, एक इसके लंबाई के अनुदिश, दूसरा इसके चौड़ाई के अनुदिश। ये इसकी चौड़ाई होगी, तो या तो इसके आप लंबाई के अनुदिश गति कर सकते हैं ऐसे, या तो इसके चौड़ाई के अनुदिश गति कर सकते हैं ऐसे। तो ऐसी आकृति को बोला जाता है प्लेन। अर्थ जो सरफेस है, जो पृथ्वी की सतह है, वह एक प्लेन है। आप अपने खेत की लंबाई और चौड़ाई बता सकते हैं, उसमें ऊंचाई नहीं बता सकते हैं। आप अगर अपने खेत में गति करेंगे तो दो ही तरीके से कर सकते हैं, या तो उसके लंबाई के अनुदिश या उसके चौड़ाई के अनुदिश। तो इस प्रकार की वह आकृति जिसमें आप दो ही दिशाओं में गति कर सकते हैं, अर्थात जिसमें दो ही विमाएं होती हैं, उसको बोला जाता है प्लेन। तो किसी प्लेन में अगर किसी भी बिंदु का सटीक स्थिति का निर्धारण करना हो, जैसे मैं कहूँ ये एक बिंदु है, मैं इस चीज को यहाँ दिखाता हूँ, ये प्लेन है, ये प्लेन है, और यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिख दिया है, मान लीजिए ए। अब इस ए पॉइंट का अगर आपको सटीक लोकेशन निकालना हो कि ये कहाँ पर है इस प्लेन में, तो आप क्या बताएंगे? ऐसे तो आप इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। परंतु अगर आप एक लाइन खींच देते हैं, यहाँ पर मान लीजिए एक क्षैतिज लाइन आप खींच देते हैं कोई, और इस लाइन का नाम मान लीजिए आपने रख दिया पी। अब आप इतना बता सकते हैं कि ए जो है वो पी लाइन के नॉर्थ में है। आपको पता होगा किसी तल में डायरेक्शन का निर्धारण कैसे करते हैं। किसी तल में डायरेक्शन का निर्धारण, यहाँ नहीं दिख रहा है, एक मिनट, ऊपर की ओर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ, और दाहिने ओर ईस्ट होता है, और बाईं ओर वेस्ट होता है। तो आप अभी इस पॉइंट को ये कह सकते हैं कि वो लाइन पी के नॉर्थ में है, लेकिन अभी भी आप पॉइंट ए का एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता सकते हैं इस प्लेन में कहाँ है। एग्जैक्ट लोकेशन की बात कर रहा हूँ मैं। अगर आप ये आपको पता चल जाए कि ये जो पॉइंट ए है वो पी से इसकी मान लीजिए डिस्टेंस अगर पता चल जाए, ये डिस्टेंस मान लीजिए, ये डिस्टेंस जो है 2 किलोमीटर है, तो क्या अब भी ए का एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाएगा? आपको इतना पता है कि जो पॉइंट ए है वो लाइन पी से 2 किलोमीटर उत्तर में है, तो क्या अब भी पॉइंट ए का एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाएगा? नहीं पता चल पाएगा। क्यों? क्योंकि 2 किलोमीटर तो यहाँ भी हो सकता है ना, इस पॉइंट के पैरेलल, इस लाइन के पैरेलल इस पॉइंट से कहीं भी 2 किलोमीटर रहेगा, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, ऐसे कई बिंदु होंगे। तो अभी भी आप जो है ए का एग्जैक्ट लोकेशन इस प्लेन में निकालने में सक्षम नहीं है। लेकिन मैं कहूँ एक और लाइन आप अगर इस पर खींच दें, इस प्लेन के चौड़ाई के अनुदिश, या जो भी दूसरे प्रकार की, मान लीजिए ये अगर ये क्षैतिज था तो ये ऊर्ध्वाधर। अब अगर आपको ये पता है कि ये जो पॉइंट ए है वो इस ऊर्ध्वाधर लाइन से मान लीजिए 1.5 किलोमीटर पर है, 1.5 किलोमीटर। अब पूरे इस प्लेन में एकमात्र ऐसा पॉइंट होगा जो इस ऊर्ध्वाधर लाइन से 1.5 किलोमीटर पूरब
जबकि इस क्षैतिज लाइन से 2 किलोमीटर उत्तर होगा। ऐसा एकमात्र इक्वल पॉइंट होगा, आप चेक कर लीजिए। इसका मतलब क्या निकला? इसका मतलब ये निकला कि अगर हमें किसी प्लेन में किसी भी बिंदु का एग्जैक्ट लोकेशन निकालना है तो हमें कम से कम एक क्षैतिज तो दूसरी ऊर्ध्वाधर लाइन खींचनी पड़ेगी। और जैसा कि हमने आपको बताया था कि पृथ्वी की सतह एक प्लेन है, और पृथ्वी की सतह पर अगर हमें किसी भी बिंदु का एग्जैक्ट लोकेशन निकालना हो तो उसके लिए हमें न्यूनतम कितने प्रकार की रेखाएं खींचनी पड़ेंगी? 2। तो पृथ्वी के ग्लोब पर इसीलिए आपको 2 प्रकार की रेखाएं दिखाई दी हैं। जो क्षैतिज खींची गई हैं उन्हें आप अक्षांश रेखाएं बोलते हैं, और जो ऊर्ध्वाधर खींची हुई हैं उन्हें आप देशांतर रेखाएं बोलते हैं। ये धुंधला दिख रहा है। तो स्टूडेंट, आई होप आप लोग को ये बात समझ में आ गई होगी कि हम लोग अक्षांश व देशांतर क्यों पढ़ते हैं। जो प्राइमरी यूज है अक्षांश एवं देशांतर पढ़ने का वो यही है कि पृथ्वी की सतह पर अगर किसी भी बिंदु का एकदम सटीक स्थिति का निर्धारण करना है तो हमें अक्षांश एवं देशांतर के बारे में पढ़ना ही होगा। तो प्राइमरी जो ऑब्जेक्टिव है अक्षांश एवं देशांतर का वो यही है। अगर मैं कहूँ वर्तमान में इसका कहाँ प्रयोग होता है, तो वर्तमान में इसका प्रयोग बहुत ही बृहद स्तर पर हो रहा है। आपको अगर किसी भी जगह आप जाते हैं और उसका अगर आपको लोकेशन ज्ञात करना होता है तो आप गूगल मैप का इस्तेमाल करते हैं। गूगल मैप इस्तेमाल करता है इसी टेक्नोलॉजी का, अक्षांशर व देशांतर पर आधारित टेक्नोलॉजी का, और इसीलिए वह एग्जैक्ट लोकेशन किसी भी चीज़ की बता देता है। वो करता क्या है? पृथ्वी की सतह पर स्थित ही किसी बिंदु का एग्जैक्ट लोकेशन तो बताता है। तो इस प्रकार अगर आप वर्तमान यूज बताएं अक्षांश और देशांतर का सामूहिक तौर पर दोनों एक साथ पर, तो क्या बताएंगे? गूगल मैप। दूसरी चीज़ बताता हूँ मैं, जो टेक्नोलॉजी होती है डिफेंस टेक्नोलॉजी, अगर आपको कहीं किसी भी शत्रु देश पर अटैक करना है या किसी भी दुश्मन पर वार करना है तो उसके एग्जैक्ट लोकेशन के लिए वहाँ पर भी आपको लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ये तो हो गया स्टूडेंट हमारा ये विषय कि हम अक्षांश व देशांतर क्यों पढ़ते हैं। अब आइए ये देखते हैं कि अक्षांश क्या होता है, और अब अक्षांश के बारे में विस्तार से अध्ययन करते हैं। तो आइए देखते हैं कि अक्षांश क्या है। लैटिट्यूड्स। तो स्टूडेंट, जैसा कि अगर मैं आपसे ये अगर पूछूं कि कोण को आप किस में मापते हैं, कोण, तो आप कहेंगे डिग्री में मापते हैं। आप लोगों ने सुना होगा अक्षांशों को डिग्री में बोलते हुए कि इतना डिग्री अक्षांश, इतना डिग्री लैटिट्यूड। तो अगर दो राशियों का यूनिट एक आ रहा है, मतलब दोनों ही डिग्री में आप कह रहे हो, तो इसका मतलब क्या है? वो लगभग दोनों एक ही चीज़ होंगी। जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि अगर दो राशियों के मात्रक एक हैं तो आप क्या समझेंगे नॉर्मली? तो वैसे ही अक्षांश है। वास्तव में अक्षांश जो होता है वो कोणीय दूरी होता है। तो अब किस चीज़ की कोणीय दूरी? मान लीजिए अगर ये पृथ्वी है, एक मिनट, थोड़ा सा टेढ़ा बन गया स्टूडेंट, एक मिनट को सही कर देता हूँ मैं। थोड़ा टेढ़े में काम चला लीजिएगा। मान लीजिए अगर ये हमारी पृथ्वी है तो इसकी बाह्य सतह पर स्थित कोई भी बिंदु, और आपको पता है कि इसके बीचों बीच कहीं ना कहीं पृथ्वी का केंद्र होगा, तो इसके केंद्र के सामने से, या मैं कहूँ बीचों बीच से इसके सतह पर जो रेखा क्षैतिज जाती है, ये इसको हम बोलते हैं विषुवत रेखा। ये इसके बीचों बीच होके जाती है और ये इस पर सबसे बड़ी अक्षांश रेखा होती है। हालांकि अभी हम पढ़ रहे हैं अक्षांश, तो पहले हम ये देखते हैं अक्षांश होता क्या है। तो पृथ्वी की वाह्य सतह पर स्थित किसी भी बिंदु का उसके केंद्र पर जो कोण बनता है,
केंद्र पर जो कोण बनता है, और किस रिस्पेक्ट में हम देख रहे हैं, इस रेखा के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, इस वाली विषुवत रेखा के रिस्पेक्ट में, यही उसका क्या कहलाता है, अक्षांश। ये एंगल इसका क्या कहलाएगा, अक्षांश। तो ये यही कोणीय दूरी क्या कहलाएगी, अक्षांश। कोणीय दूरी क्या कहलाएगी, अक्षांश। तो अब देखिए, अगर सपोज करिए कि ये गोला है, ये इसका बाहरी सरफेस है, और इसके बाहरी सरफेस पे अगर मैं एक ऐसे सीधी रेखा खींचूंगा ऐसे, तो ये कहीं ना कहीं एक वृत्त बनेगा। ये इधर से उधर आकर के मिलेगा, इससे ऐसे इधर से जाकर के पीछे से आके मिल जाएगा, क्योंकि ये पूरा एक ठोस गोला है ना। तो इस पर अगर ये 30 आ रहा है, तो इस पर बिंदु ये जो होगा, ये भी इसके केंद्र पर 30 बनाएगा, ये बिंदु भी इस पर 30 बनाएगा। ये इस पर जितने भी बिंदु होंगे इस लाइन पर, इस रेखा पर, सब इस बिंदु पर कितना, इसके केंद्र पर कितना कोण बनाएंगे, 30 डिग्री ही बनाएंगे। सपोज करिए एक गोला है, तो गोलाकार सरफेस के अगर बाहर एक ऐसे सीधी रेखा आप खींच देंगे, तो उस लाइन पर जितने भी बिंदु होंगे उसके केंद्र पर सेम ही कोण बनाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन सभी का अक्षांश कितना आएगा, 30 डिग्री ही आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक ही अक्षांश वैल्यू के, या मैं ये कहूँ एक ही वैल्यू के कई अक्षांश होते हैं, असंख्य हैं, देख रहे हैं। तो ये अक्षांश एक बिंदु को रिप्रेजेंट करता है एक्चुअल में, लेकिन इन्हीं समान अक्षांशीय बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा है ना, अब जैसे जब कई बिंदुओं को हम मिलाते हैं तो क्या बनता है, रेखा बनता है। तो समान अक्षांशीय बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसको हम अक्षांश रेखा बोलते हैं। तो अक्षांश हमेशा एक बिंदु होता है, लेकिन अगर हम अक्षांश रेखा कहेंगे तो वो समान वैल्यू वाले, समान माप वाले अक्षांश बिंदुओं को मिलाने वाली एक क्षैतिज रेखा होती है। तो ये होता है अंतर अक्षांश और अक्षांश रेखा में। अगर मान लीजिए कोई अक्षांश रेखा है, तो इस पर जितने भी बिंदु आएंगे सबका कोण वही आएगा। जैसे अगर यहाँ पे 30 आता है, या मान लीजिए 60 आता है, तो इस बिंदु का कोण भी 60 आएगा, इसका भी 60 आएगा, इन सब का आएगा 60। तो ये हो गया अक्षांश। अब हम ये देखते हैं कि अगर यहाँ पर मान लीजिए केंद्र पर हम कोण निकाल रहे हैं, तो अगर इस पृथ्वी की सतह पर इसके केंद्र के सामने कोई बिंदु है, मान लीजिए यहाँ पर है, इसके एकदम जस्ट सामने, ठीक, तो ये इसके केंद्र पर कितना कोण बनाएगा। अगर एकदम सामने तो कोई झुकाव है नहीं, तो कोई कोणीय दूरी तो बनेगी नहीं, तो यहाँ पर इसके केंद्र पर कितना बनाएगा, 0 डिग्री बनाएगा। तो इसलिए ऐसे जितने भी बिंदु हैं जो पृथ्वी के केंद्र के सामने हैं इसके सतह पर, ये यहाँ पर ये सपोज करिए कि ये केंद्र है और ये बाहरी सरफेस पे लाइन खींची गई है, केंद्र के बाहर ऐसे आएगा यहाँ कहीं, और इसके एकदम केंद्र के सामने से अगर उस गोलाकार सतह पर कोई बाहरी सरफेस पर लाइन खींची गई है, तो उस पर, उस लाइन का उसके केंद्र पर जो झुकाव होगा वो 0 डिग्री तो आएगा। इसलिए इन सभी बिंदुओं का जो इसके बीचों बीच खींची गई रेखा है इसके सरफेस पर, सभी का कोण क्या आएगा, 0 डिग्री आएगा, ठीक है। इसलिए इसके बीचों बीच जो इसके बीचों बीच रेखा गुजरती है क्षैतिज, इसको 0 डिग्री अक्षांश रेखा बोलते हैं। और ये सबसे बड़ी होती है, ये सबसे बड़ी होती है। तो सबसे बड़ी होने के नाते इसको विषुवत रेखा भी बोलते हैं। विषुवत मतलब होता ही है सबसे बड़ा, और विषुवत का मतलब सबसे बड़ा। और देखिए मैंने आपसे बताया कि ये एक वृत्त भी हो जाएगी। क्यों? आप अगर किसी गोलाकार सतह पर उसके बाहरी सरफेस पर सीधी लाइन खींचते जाओ तो घूम के आकर के फिर कहीं ना कहीं मिलेगी, पूरा एक वृत्त बनाएगी। तो इसलिए ये सभी जो रेखाएं हैं ये एक वृत्त बनाएंगी। तो कहीं कहीं इनको रेखाएं ना कह करके वृत्त भी कहा जाता है। तो चाहे विषुवत वृत्त कहा जाए या विषुवत रेखा, एक ही बात है। इसी को हम लोग हिंदी में बोल देते हैं भूमध्य रेखा, क्योंकि यह रेखा लगभग पूरी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, तो इसलिए इसको बोला जाता है भूमध्य। तो इसका एक नाम और है भूमध्य रेखा। इंग्लिश में इसको बोलते हैं इक्वेटर। इंग्लिश में इसको बोलते हैं इक्वेटर। अब बात आती है कि ये तो आपने देखा कि अक्षांश और अक्षांश रेखा क्या होती है, लेकिन अब ये भी देखते हैं कि अक्षांश कुल कितने होते हैं और अक्षांश रेखाएं कुल कितनी होती हैं। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं 0 डिग्री अक्षांश होगा
और यहाँ से उत्तर की ओर अगर जाएं तो ऐसे इस पूरे लाइन पर, ऐसे मान लीजिए यहाँ अगर 10 है तो इस पूरे लाइन पर 10 डिग्री अक्षांश आएंगे यहाँ तक। ऐसे अगर ये 20 है तो इस पूरे लाइन पर यहाँ तक 20 डिग्री अक्षांश आएंगे। ऐसे अगर ये 30 है तो इस पूरे लाइन पर जितने बिंदु होंगे सब 30 डिग्री आएंगे। ऐसे ऐसे हम कहाँ तक जाएंगे, 40, 50, 60, 70, 80, यहाँ तक जाएंगे 90 तक। क्योंकि हम इस दिशा में जा रहे हैं इसको हम बोलेंगे नॉर्थ। ऐसे ही 90 तक हम साउथ भी जाएंगे। अब मैं आप लोगों को एक बात कहता हूँ, 0 डिग्री अक्षांश एक ये है, बाकी 1 से 90 इधर और 1 से 90 साउथ की ओर, तो कुल कितने अक्षांश हो जाएंगे आइए देख लेते हैं। यहाँ पे अगर मैं लिखूँ कुल अक्षांश, यहाँ पर अगर मैं लिखूँ कुल अक्षांश कितने हो जाएंगे, तो आप बताइए कितने हो जाएंगे। देखो 1 से 90 नॉर्थ की ओर जाएंगे, ये कुल कितने हो जाएंगे, 90 ही तो होंगे। अरे 1 से 5 निकलता है तो 1 से 90 90 ही तो निकलेगा। इसी प्रकार 1 से 90 साउथ की ओर जाएंगे तो कुल कितने अक्षांश होंगे, ये भी 90 होंगे। और उसमें एक है 0 डिग्री का, 0 डिग्री का भी एक है ना, और उसमें एक है 0 डिग्री का। तो टोटल कुल कितने हो गए, अब इनको टोटल कर लेंगे तो आप कितना आएगा, टोटल करिए तो 181 ही तो आएगा। यानी कि कुल कितने लैटिट्यूड्स हो गए, कुल कितने अक्षांश हो गए, 181। तो स्टूडेंट देखिए आप लोगों ने कि कैसे कुल 181 अक्षांश होते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पे निकाल के आप लोगों को बताया। अब देखते हैं कि अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं, क्या वो भी इतनी होती हैं, आइए चेक कर लेते हैं। जब हम अक्षांश रेखाओं की बात करते हैं तो आइए स्टूडेंट अब ये देखते हैं कि अक्षांश रेखाएं कितनी होंगी। फिर से हम डायग्राम बनाएंगे पहले, लेकिन कैलकुलेट करने के लिए यहाँ लिख दे रहा हूँ, कुल अक्षांश रेखाएं हम लोग ज्ञात करने वाले हैं। कुल अक्षांश रेखाएं, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं ग्लोब पर खींची हुई हैं। तो अगर मैं एक डायग्राम बनाऊं ग्लोब का, मान लीजिए ये हमारा ग्लोब है, सब गलत बन रहा है भाई, ठीक है। आपको पता है कि अक्षांश रेखाएं यहाँ पर ऐसे खींची गई हैं। यह 0 डिग्री अक्षांश रेखा उधर से आती है, इधर पूरा एक वृत्त बनाती है। इसके ऊपर आप जाएंगे तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, ऐसे जाते जाते 90 डिग्री तक जाता है। ये तो आपको पता होगा, 90 डिग्री नॉर्थ, और इसके नीचे जाते हैं तो 90 डिग्री साउथ होता है। जब हम इन रेखाओं की बात कर रहे हैं तो देखिएगा, जरा ध्यान लगाइएगा, इस पे जितनी भी रेखाएं खींचेंगे गोलाकार सतह है ना, तो एक वृत्त बनेगा, क्योंकि उधर से घूम के आकर फिर मिल जाएगा, एक वृत्त बनेगा। तो इसके नॉर्थ में जाएंगे यानी इधर जाएंगे तो इससे छोटा वृत्त बनेगा, देख लीजिए छोटा बन रहा है। और ऊपर जाएंगे तो और छोटा बनेगा, और ऊपर जाएंगे तो और छोटा बनेगा, और ऊपर जाएंगे तो बहुत छोटा बनेगा। सबसे छोटा वृत्त अगर आपको बनाना पड़े, मैं अगर आपसे कहूं कि सबसे छोटा वृत्त बनाओ तो क्या बनेगा, सबसे छोटा वृत्त क्या होता है, सबसे छोटा वृत्त होता है एक पॉइंट। क्या होता है, एक बिंदु ही तो होता है। तो सबसे छोटा वृत्त एक बिंदु बनेगा, तो इसलिए 90 डिग्री क्या बनेगा, एक बिंदु। इसका मतलब 90 डिग्री रेखा नहीं होगी, 90 डिग्री नॉर्थ एक रेखा नहीं होगी। ऐसे ही नीचे भी छोटे ही वृत्त होते जाएंगे, ये छोटी वृत्त, ये और छोटा वृत्त, ये और छोटा वृत्त। तो एकदम जब आप नीचे पहुंचेंगे यहाँ पर तो सबसे छोटा वृत्त क्या होगा, एक बिंदु ही होगा। इसका मतलब जो ऊपर सबसे छोटा वृत्त बनेगा और नीचे सबसे छोटा वृत्त बनेगा, ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों रेखाएं ना होकर के क्या होंगे, बिंदु होंगे। तो जहां आपने कुल 181 अक्षांश निकाला था, वहां आप ये देखते हैं कि इनमें से 2 ऐसे अक्षांश हैं 90 डिग्री, इनमें से क्या मिलता है आपको, 90 डिग्री नॉर्थ व 90 डिग्री साउथ, केवल एक बिंदु होते हैं।
और आपको पता है एक बिंदु से रेखा तो खींची नहीं जा सकती, यही तो, एक बिंदु से तो आप रेखा खींच नहीं सकते, इसलिए 90 डिग्री नॉर्थ व 90 डिग्री साउथ अक्षांश रेखाएं नहीं हो सकती, अक्षांश रेखाएं नहीं हो सकती। बाकी सभी की हो सकती हैं, यानी कि बाकी नहीं हो सकती। बाकी क्या 180 में 1 में से 2 नहीं हो सकती, तो कुल और कितनी अक्षांश रेखाएं हुई, तो कुल कितनी अक्षांश रेखाएं हुई बताइए, ये 2 नहीं होंगी, तो कुल कितनी अक्षांश रेखाएं हो सकती हैं। मैं कहूँगा 181 में से 2 निकाल देंगे, सॉरी थोड़ा सही लिख दें, इससे 2 निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा 179। तो इस तरीके से हमने ये देखा कि कुल अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं। कुल अक्षांश होते हैं 181, जबकि कुल अक्षांश रेखाएं होती हैं 179। क्यों नहीं होती 181? क्योंकि 2 ऐसे अक्षांश हैं जिनका केवल एक बिंदु है, यानी कि और सभी अक्षांशों के असंख्य बिंदु होते हैं, है ना। जैसे ये 0 डिग्री है, इसके बहुत से ऐसे बिंदु होंगे जिनका कोण इसके केंद्र पे 0 ही आएगा, असंख्य है ऐसे, लेकिन ऐसा केवल एक बिंदु होगा जिसका कोण इसके केंद्र पे 90 डिग्री आएगा। तो एक बिंदु से तो रेखा नहीं खींच सकते ना, इसलिए अक्षांश रेखाएं जो है वो 179 होती हैं। तो ये तो कॉन्सेप्ट हुआ। अब हम थोड़ा देखते हैं कि अक्षांश रेखाओं की विशेषताएं क्या होती हैं। तो अगर इस ग्लोब को आप देखें तो ये जो पैरेलल्स खींची गई हैं इन्हें हम अक्षांश रेखाएं ही बोलते हैं, क्योंकि ग्लोब पर खींची गई जो क्षैतिज रेखाएं हैं और जो एक वृत्त बनाती हैं उन्हीं को बोला जाता है अक्षांश रेखाएं। तो इसकी अगर हम विशेषताओं की बात करें तो आइए देख लेते हैं इनकी विशेषताएं क्या हैं। हाँ, तो स्टूडेंट अब हम लोग पढ़ेंगे अक्षांश रेखाओं की विशेषताएं। और इसको भी हम डायग्राम से समझेंगे। थोड़ा सा सही नहीं बनाया, लेकिन कोई बात नहीं, समझने के लिए ये उपयुक्त है। तो हमको पता है अगर ये ग्लोब है तो उस पर खींची गई ये रेखाएं जो क्षैतिज वृत्ताकार हैं, आप देख पा रहे होंगे। अगर ये 0 डिग्री है जिसको हम सबसे बड़ी अक्षांश रेखा बोलते हैं, है ना, सॉरी थोड़ा सा इससे टेढ़ा हो गया। तो इसकी विशेषताओं में आप सबसे पहले देखेंगे कि सभी की सभी अक्षांश रेखाएं परस्पर एक दूसरे के समानांतर होती हैं। तो पहली विशेषता क्या निकल के आती है कि ये परस्पर एक दूसरे के समानांतर। पहली क्या निकल के आएगी कि ये परस्पर समानांतर होती हैं। परस्पर समानांतर होती हैं। दूसरी विशेषता क्या है, सभी अक्षांश रेखाएं देख रहे होंगे पूर्ण वृत्त होती हैं। तो मैं कहूंगा ये पूर्ण वृत्त होती हैं। तीसरी चीज, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे छोटी अक्षांश रेखा कौन होती है, तो ध्यान दीजिएगा इसका जवाब 90 डिग्री नहीं होगा, क्योंकि 90 डिग्री का तो पॉइंट होता है। यहाँ पे बात ध्यान देना होगा, 90 डिग्री का एक बिंदु होता है और एक बिंदु से रेखा नहीं खींची जा सकती है, इसलिए 90 डिग्री का तो अक्षांश रेखा होगा नहीं, उससे बाद उसके पहले वाला होगा। तो सबसे छोटी जो होगी, सबसे छोटी अक्षांश रेखा जो होगी वो होगी 89 डिग्री नॉर्थ या साउथ। और सबसे बड़ी तो मैं बता ही चुका हूँ, सबसे बड़ी तो आपको पता ही है 0 डिग्री, और इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, विषुवत वृत्त या विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा या इक्वेटर। तो ये जो है प्रॉपर्टी है 4, इसमें
कुछ अलग अलग अक्षांशों को अलग अलग नाम दिया जाता है। जैसे मैं कहूँ, ये जो 0 डिग्री देख रहे हैं आप, इसको यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ कंफ्यूज कर रहा होगा आप लोग को। ये जो 0 डिग्री देख रहे हैं, इससे 10 नॉर्थ इधर, ये 10 देख रहे हैं, ये 10 और 10 साउथ, मतलब 0 डिग्री के 10 नॉर्थ और 10 साउथ। ये साउथ हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये इतना। इसको बोलते हैं डोल्ड्रम। इस इतने अक्षांशी को, इस इतने बीच को बोलते हैं डोल्ड्रम। ये पूछा जाता है डोल्ड्रम। अब इसको डोल्ड्रम क्यों बोलते हैं? डोल्ड्रम क्यों बोलते हैं मैं आप लोग को बताऊंगा, आगे एक रीजन बताऊंगा। फिलहाल अभी यहाँ पर रीजन नहीं बता रहा हूँ कि ये जो रीजन होता है विषुवत रेखा के आसपास का, यहाँ पर सूर्य किरणें वर्ष भर ज़्यादातर लंबवत पड़ती हैं। तो लंबवत पड़ने के कारण यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, और गर्मी मतलब तापमान ज़्यादा होने की वजह से, तापमान ज़्यादा होने की वजह से, ये इसका मतलब है तापमान ज़्यादा होना। तो तापमान ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है कि यहाँ की वायु जो है वो गर्म होकर के ऊपर उठती है। देखिए, जब तापमान ज़्यादा होगा तो क्या होगा, तो वाष्पीकरण भी ज़्यादा होगा। आप मैप में देखिएगा, विषुवत रेखीय क्षेत्र में ज़्यादा महासागर है तो वाष्पीकरण भी ज़्यादा होगा, और अगर वाष्पीकरण ज़्यादा होगा तो उसमें जलवाष्प ज़्यादा होगी, और जलवाष्प ज़्यादा होगी तो जलवाष्प हल्की घटक होती है वायु की, तो वायु ऊपर जाएगी। अगर जलवाष्प ज़्यादा होती है तो हमेशा वायु हल्की हो जाती है, तो वायु ऊपर जाती है। तो अब वायु ऊपर उठ रही है तो यहाँ पर एक स्थिर वायु का केंद्र होगा। देखिए, वायु जो होती हैं वो क्षैतिज चलती हैं, क्षैतिज, लेकिन यहाँ तो वायु ऊपर उठ रही है, तो वायु का तो क्षैतिज चलना चाहिए। तो जो वायु क्षैतिज चलना चाहिए वो तो ऊपर जा रही है, तो यहाँ पर पवनों का एक स्थिरता वाला यह प्रदेश होगा, तो यहाँ पर स्थिर पवन होती है, स्थिर वायु होती है, तो इसलिए इसे बोला जाता है डोल्ड्रम। तो ये तो हो गया डोल्ड्रम। अगला जो है, यहाँ से आप अगर 30 डिग्री के ऊपर जाते हैं, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ 30 डिग्री है ये, तो 30 डिग्री नॉर्थ, ये 30 डिग्री लिखता हूँ, या 30 डिग्री साउथ मान लेते हैं ये है। इन दोनों अक्षांशों को बोला जाता है अश्व अक्षांश। यहीं पे लिख देता हूं मैं, यहाँ नहीं दिखेगा, दिख रहा है क्या? दिख रहा है। इसको बोलते हैं अश्व अक्षांश या हॉर्स लैटिट्यूड्स, हॉर्स लैटिट्यूड्स। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हवाएं ऊपर उठ रही थी, यहाँ पर हवाएं नीचे आती हैं अश्व अक्षांश पर। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, या 1 मिनट से मिटा के लिखता हूँ। तो स्टूडेंट, ये तो हो गया। मैं उसको यहाँ समझा देता हूँ थोड़ा सा साफ डायग्राम में कि अश्व अक्षांश क्या है। तो अगर मान लीजिए ये हमारा ग्लोब है, माय गॉड, तो स्टूडेंट यहाँ पर मैंने अश्व अक्षांश को और अच्छे से दिखाया हुआ है। यहाँ पर देखिएगा, जो 30 डिग्री नॉर्थ है और 30 डिग्री साउथ है, वो क्षेत्र जो है पृथ्वी के घूर्णन के कारण यहाँ पर हवाएं जो है ऊपर से नीचे की ओर उतरती हैं ऊर्ध्वाधर तरीके से, तो सतह पर उच्च वायुदाब बन जाता है, और उच्च वायुदाब के विकास के कारण यहाँ पर पवनें स्थिर रहती हैं। अब इसके बारे में एक कहानी प्रचलित है कि इसे अश्व अक्षांश क्यों कहते हैं। पहले समय में जब लोग पालदार नाव का प्रयोग करते थे, तो पालदार नाव के सहारे जब वो घोड़ा वगैरह एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे, घोड़ों वगैरह को, पहले घोड़े से ही सब कुछ होता था, आपको पता होगा, यातायात के साधन होते थे वो स्थलीय यातायात के। तो पालदार नाव में जब घोड़े भर लेते थे तो इस क्षेत्र तक पहुँचते पहुँचते, चूँकि हवाएं यहाँ पवन जो है स्थिर हो जाती है, इनकी गति बहुत स्लो हो जाती है, तो वो जो पालदार नाव में भरे हुए जो घोड़े हैं उनको लेकर के नाव खसक नहीं पाती थी। तो उनके भार को कम करने के लिए इस आसपास के अक्षांशीय क्षेत्र में वे घोड़ों को फेंक देते थे। तो ऐसा माना जाता है, इसीलिए इस इतने रीजन को अश्व अक्षांश कहा जाता है। तो ये
अश्व अक्षांश का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। इसको थोड़ा सा फिर से आप अगर डोल ड्रम से कंपेयर करें तो डोल ड्रम होता है 10 नॉर्थ और 10 साउथ के बीच का क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र, ये डोल ड्रम वाला क्षेत्र है स्टूडेंट। यहाँ भी हवाएं स्थिर होती हैं, लेकिन यहाँ पर हवाएं नीचे से ऊपर उठ रही हैं। मैं कंपेरिजन करके बता रहा हूँ क्यों नीचे से ऊपर उठ रही हैं। यहाँ का रीजन उठने का तापमान का अधिक होना है। यहाँ पर घूर्णन था, पृथ्वी का घूर्णन, लेकिन यहाँ पर क्या है, तापमान का अधिक होना है। तो यहाँ से हवाएं नीचे से ऊपर जा रही हैं, वहाँ से ऊपर से नीचे आ रही हैं। जब भी हवाओं का गमन ऊर्ध्वाधर होगा तो पवनें वहाँ स्थिर हो जाएंगी, क्योंकि पवन हमेशा क्षैतिज होती है। जब हवा क्षैतिज चलती है तब उसको पवन बोला जाता है, ठीक है। और जब हवा ऊर्ध्वाधर चलती है तो उसको तरंग बोला जाता है। तो ये हो गया आपका अंतर थोड़ा सा अश्व अक्षांश और डोलड्रम में। डोलड्रम में यहाँ देखिए निम्न वायुदाब होगा, क्योंकि तापमान यहाँ ज़्यादा है तो यहाँ निम्न वायुदाब होगा, लेकिन यहाँ पे उच्च वायुदाब है। तो ये थोड़ा सा अंतर है दोनों में। तो स्टूडेंट ये रहा पूरा मेरा अक्षांश का वीडियो। वैसे चैप्टर अक्षांश और देशांतर का है। तो आज के लिए इतना ही है। आपको अगर ये वीडियो मेरा अच्छा लगा हो और अगर आप लोग चाहते हैं मैं ऐसे ही वीडियो पूरे कॉन्सेप्ट के साथ लगातार बनाता रहूं, तो आप लोग प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही है दोस्तों। जय हिंद।